केमिस्ट्री क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम फास्फोरस पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन के बारे में कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं इसका। फास्फोरस के 3 अपर रूप बताए थे, श्वेत, लाल और काला। तीनों प्रकार के फास्फोरस होते हैं अपने पास। सफेद फास्फोरस की क्रियाशीलता ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर तनाव रहता है, अतः ये ज्यादा क्रियाशील होता है। हम पिछली वीडियो में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आगे देख लीजिए, NaOH और फेस के साथ क्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फास्फीन बनाने का। फास्फोरस के NaOH के साथ क्रिया होती है, क्या बनता है? NaH2PO2 और साथ ही क्या बनती है? फास्फीन। वायु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? P2O5। लाल फास्फोरस की देखिए, लाल फास्फोरस की क्रियाशीलता सफेद फास्फोरस कम क्यों होती है? क्योंकि ये बहुलक की संरचना होती है तथा इसमें कोणीय तनाव भी क्या होता है? कम होता है। काला फास्फोरस कैसे बनाएंगे? लाल फास्फोरस को 803 केल्विन में बंद कर दीजिए नली में, तो ये अल्फा काला बन जाएगा। और सफेद फास्फोरस को गर्म कर देंगे तो बीटा काला फास्फोरस बन जाएगा। PS3 संरचना अमोनिया की जैसी ही होगी, पिरामिडीय होगी, sp3 संकरण होगा। और ये हमने आपको इक्वेशन बता दी थी कि कॉपर सल्फेट के साथ अगर PS3 की रिएक्शन करें तो Cu3P2 मतलब क्यूप्रिक फॉस्फोइड और H2SO4 बनता है। अब देखते हैं आगे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, होम सिग्नल क्या होते हैं? होम्स सिग्नल क्या होते हैं? जो फास्फीन होती है यही खुद ही जलने का कार्य करती है। अगर ये वायु से मिल जाती है तो स्वयं ही यह जलने का कार्य करती है। इसे होम सिग्नल में यूज करते हैं। कैसे? समुद्री जहाज और चट्टानों की स्थिति बताने में ये उपयोगी है। कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड के पत्रों को छेदित करके ये समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे गैस उत्पन्न होकर जलने लगती है। और ये जलती हुई गैस ही किसका काम करती है? सिग्नल का कार्य करती है, संकेत का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि PS3 की अपेक्षा PH4+ का बंध कोण अधिक होता है, क्यों? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो दोनों की स्ट्रक्चर हम देखें तो PH3 की जो संरचना होती है वो अमोनिया की जैसी होती है, जिसके ऊपर क्या होता है? एक LP होता है। जबकि PH4 की हम बात करें तो जैसे हम चतुष्फलकीय मैथेन पढ़ते हैं, ये PH4 की संरचना होती है। अब दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो एक LP होता है जबकि यहाँ एक LP नहीं होता है। तो बस अगर LP और BP दोनों हो तो वहाँ प्रतिकर्षण अधिक होता है, जबकि BP के मध्य यह प्रतिकर्षण कम होता है। तो हम उत्तर क्या लिख देंगे? PH3 में एक LP होने के कारण यहाँ प्रतिकर्षण अधिक है, जबकि PH4 में एक भी LP नहीं होता है। बच्चों, सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा? LP की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? PCl3 की संरचना, निर्माण विधि, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के साथ रासायनिक समीकरण लिखें। PCl3, ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने आपको लिखवा दिए एक साथ ही कि PCl3 की संरचना कैसी होगी। PCl3 की संरचना बच्चों बिल्कुल ऐसी होगी जैसी PH3 की होती है, मतलब इसकी पिरामिडीय ही संरचना होगी। बच्चों देख लीजिएगा, PCl3 संरचना कैसी होगी? पिरामिडीय होगी, sp3 संकरण होगा। तो यहाँ से बच्चों P4+ मतलब सफेद फास्फोरस होता है, इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे आप? क्लोरीन से करा दोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? PCl3 का निर्माण हो जाएगा। अगर आप क्लोरीन नहीं भी लिखते हैं, यहाँ पर कितनी है? 6, तो सीधे आपको दिख रहा है कि याद भी करने की जरूरत नहीं है। फास्फोरस और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? PCl3 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि इसकी एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल से रिएक्शन लिखिए, तो बच्चों मैं एथिल अल्कोहल से इसकी रिएक्शन लिख रही हूँ। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH से। देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ से? C2H5OH प्लस PCl3, इससे रिएक्शन लिखनी है। अगर आपको याद हो पहले की वीडियोज में मैंने आपको PCl3 की स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था कि प्रोडक्ट क्या बनता है। अभी मैं प्रोडक्ट यहाँ नहीं बना रही हूँ। नीचे देखिए इसको प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। PCl3 में Cl कितने हैं बच्चों? 3 है, तो 3 Cl यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ से एक Cl। देखिए बच्चों, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 तो मॉलिक्यूल लिख लिए हमने अल्कोहल के, और PCl3 में Cl कितने हैं? 3, इसको लिख लिया ऐसे, और इन्होंने बीच क्या करा दी? रिएक्शन। तो अब आप इसमें क्या करिए? ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। ये बॉन्ड तोड़ेंगे और इस तरह से आप करेंगे तो ये यहाँ से बाहर जो निकला वो क्या निकला? H3PO3। H3PO3 यहाँ से क्या निकल गया बाहर? जो बच गया C2H5Cl। इसका मतलब क्या बच गया? C2H5Cl। कितने बच गए यहाँ से? ये 3 बन गए यहाँ से। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? है अल्कोहल के साथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था एसिटिक अम्ल के साथ PCl5 की अभिक्रिया लिखिए। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है बच्चों? हमारा CH3COOH। बच्चों इसकी रिएक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। देखिए कैसी होगी इसकी रिएक्शन एसिटिक अम्ल के साथ। चलो
यहाँ पे तो पहले हम रिएक्शन लिख दें CH3COOH प्लस PCl3, और आगे देखिए वास्तव में प्रोडक्ट बनता कैसे है। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे आप। CH3COOH कितने ले लेंगे बच्चों, यहाँ से आप 3 ले लेंगे। जैसे अभी हमने 3 लिए थे उसी प्रकार से हम यहाँ पे कितने लेंगे बच्चों, 3 ले लेंगे। ले लिए हमने यहाँ से 3। अब यहाँ से हमने क्या करा, ये प्लस बीच में लगा दिया, P लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, Cl। वही आपको करना क्या है, बॉन्डिंग तोड़नी है। वही जैसे हमने ऊपर से तोड़ा था, देखो यहाँ से OH के पास से तोड़ा था, ऐसे ही यहाँ से भी किसके पास से तोड़ेंगे, OH के पास से तोड़ देंगे। ये देखिए ये टूट गया, अब बच क्या गया, CH3COCl। तो लिख दीजिए CH3COCl कितने बनेंगे, CH3COCl CH3COCl ये 3 बन जाएंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका 2004 में आया हुआ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है कि सीधे रिएक्शन यहाँ से पूछी जाती है आपको। बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन, तो आप सीधे आंसर इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अपन देखिए अगला क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 की संरचना समझाइए, क्या PCl5 में पांचों बंध समतुल्य है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हम यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है। PCl5 की स्ट्रक्चर किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ PCl5 में अगर आप देखना चाहें तो मैंने आपको संकरण समझा रखा है, अगली जो पुरानी वीडियोस है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। फास्फोरस कौन से वर्ग में है, 15वें वर्ग में है, अर्थात धातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। Cl कितने जुड़ रहे हैं, 5, तो प्लस कितने कर दीजिए, 5 भाग लगा दीजिए 2 का, कितना आने वाला है, 5। इसका मतलब संकरण कौन सा है इसके अंदर, sp3d। और sp3d के लिए हम किस प्रकार की आकृति बनाते हैं, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति हम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से वही आकृति हम बनाएंगे। P तो क्या मान लिया हमने, सेंट्रल पे मान लिया। ये यहाँ से क्या जोड़ दिए, इसके तल में जोड़ दिए तीनों बंध, और ये तल के ऊपर और नीचे होते हैं। ये Cl लगा, यहाँ Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। मैं आपको बता दूं ये जो ऊपर नीचे के बंध है ये तल के ऊपर और नीचे होते हैं, अर्थात ये तीनों बंध तो तल में है, जबकि ये दोनों बंध तल के ऊपर और नीचे हैं, जिनके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों के मध्य कितने का कोण होता है बच्चों, 180 डिग्री का कोण होता है। जबकि ये जो बंध है ये अक्ष पे बंध कहलाते हैं, इसीलिए हम इसको कैसा बंध कहते हैं, अक्षीय बंध कहते हैं। और जो ये वाले बंध हैं इनको विषुवतीय बंध या निरक्षीय बंध कहा जाता है। या तो निरक्षीय कहेंगे या विषुवतीय कहेंगे, और विषुवतीय भी नहीं कहेंगे तो आप इसको भूमध्य रेखीय बंध भी कह सकते हैं। एक चीज बता दें, क्या पांचों बंध समतुल्य हैं, अर्थात क्या पांचों बंध समान है, तो याद रखिएगा पांचों बंध समान नहीं है। इसमें 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 प्रकार के बंध होते हैं, 2 प्रकार के बंध। 2 प्रकार के बंध कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिख दिया, अक्षीय और निरक्षीय बंध होते हैं, जिनमें अक्षीय बंधों की लंबाई अधिक होती है। हम क्या बताएंगे, अक्षीय बंधों की लंबाई निरक्षीय बंधों से अधिक होती है। तब आप मुझे बताइए, अगर इनकी लंबाई अधिक है और इनकी लंबाई छोटी है तो इसमें से कमजोर बंध कौन सा हुआ, लंबा बंध या छोटा बंध। लंबे कौन से हैं, अक्षीय बंध, छोटे कौन से हैं, निरक्षीय बंध। तो लंबाई इस बंध की अधिक है तो टूटेगा कौन सा पहले, अक्षीय बंध निरक्षीय बंध। तो जाहिर सी बात है बंध लंबाई इनकी ज्यादा है तो ये पहले टूटेगा, और अगर ये पहले टूटेगा अर्थात इनका बंध सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है। इसीलिए अगर PCl5 में हम देखें तो 2 बंध हैं, तो अगर PCl5 को अगर तोड़ा जाता है तो सबसे पहले ये 2 बंध टूटते हैं। अगर ऊपर और नीचे के बंध टूटते हैं तो एक Cl यहाँ से और दूसरी Cl यहाँ से जुड़ेगी तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, 2 Cl मिलके कौन सी गैस बनाते हैं, Cl2, अर्थात Cl2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। अगर PCl5 से Cl2 बाहर निकल गया तो क्या बच जाता है, PCl3, अर्थात PCl5 को गर्म करने से PCl3 प्लस Cl2 बनता है। तो बच्चों यहाँ से ये ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के बंध होते हैं जिसमें अक्षीय बंधों की लंबाई निरक्षीय बंधों से अधिक होती है। ये भी साथ में नोट कर लीजिए, इसका संकरण कौन सा होता है, sp3d संकरण होता है, और इसी ज्यामिति क्या होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। पांचों बंध संतुल्य हैं, आंसर क्या आएगा, नहीं। और उसके लिए आप क्या लिखेंगे, अक्षीय बंधों की लंबाई निरक्षीय बंधों से अधिक होती है। बच्चों ये लाइन भी साथ में नोट कीजिएगा आप, अक्षीय बंधों की लंबाई निरक्षीय बंधों से अधिक होती है, साथ में मैं बोल रही हूँ वो लाइन साथ में नोट कीजिएगा। अतः अक्षीय बंधों का बंध सामर्थ्य कम होता है, अतः अक्षीय बंधों का बंध सामर्थ्य कम होता है,
जबकि निरक्षीय बंधों का बंध सामर्थ्य अधिक होता है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है PCl5 को गर्म करने पर क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको PCl5 में अक्षीय बंधों की बंध लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। अतः ऊपर और नीचे के बंध अगर आप तोड़ देंगे तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, Cl2। अगर Cl2 इसमें से बाहर निकल गया तो बच क्या गया बच्चों, PCl3। इस प्रकार से गर्म करने पर PCl3 अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 की एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और H2O अभिक्रिया लिखिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2014 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। PCl5 की C2H5OH से आप ध्यान रखिए, PCl5 से जब भी अभिक्रिया लिखें तो अपने पास सीधा सा तरीका है, आपसे किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले किससे लिखना है, C2H5OH से। ठीक है, देखिएगा बच्चों कैसे लिखना है। ये मैंने लिख दिया C2H5OH, ऐसे अलग अलग लिख दीजिए। अब बीच में क्या लिखोगे, PCl3, साइड में क्या लिखोगे, Cl, यहाँ क्या लिखोगे, Cl, और इसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। ये ब्रेक कर दिया, पहले भी हम सीखे हुए हैं रिएक्शन को, इसीलिए आप ज़्यादा आसानी से जल्दी कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, ये यहाँ से अभिक्रिया हो गई, हमारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट अपनी किससे है, एसिटिक अम्ल से, मतलब CH3COOH से। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करना है, ये CH से लिखा। यहाँ ध्यान रखिएगा किसको अभिक्रिया को अलग रखना है, ये जो O और H है ना, ये तो कर देना अलग और बाकी सबको ले लेना दूसरी साइड। अब यहाँ से ना ये वाला जो OH है, इसी के नीचे PCl3 लिखना। देखो O के नीचे लिखा है PCl3, इसलिए Cl यहाँ और Cl यहाँ तोड़ दिया। यहाँ से जैसे ही तोड़ा, जो बचा वो लिख दो CH3CO Cl PO Cl3 प्लस HCl। ठीक है, और पानी के साथ कैसे लिखोगे, ये लिख दीजिए पानी के साथ, मतलब HOH से। तो ये हो गया हमारा HOH। यहाँ से क्या लिखोगे, Cl PCl3 और ये Cl, ये तोड़ दीजिए, बचा क्या, PO Cl3 और 2HCl। ये बना हमारा। तो क्वेश्चन आंसर मेथड से इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। धातु के साथ सिल्वर और एसन की क्रिया लिखिए। धातु मतलब अपनी सिल्वर और एसन, पर्टिकुलर बता दिया है कि हमें कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया लिखनी है। ये लिखनी है हमें PCl5 के साथ, और यहाँ भी किसके साथ लिखनी है, PCl5 के साथ क्रिया लिखनी है। मैंने आपको अभी भी बताया था, जब PCl5 में ऊपर और नीचे के जो Cl बंध होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसीलिए वो दोनों ही बंध टूटेंगे। जब भी PCl5 के साथ क्रिया होगी तो बच्चों ये वाला बंध और ये वाला बंध, ये दोनों ही बंध क्या होंगे, यहाँ से टूटेंगे। अर्थात Cl2 की अभिक्रिया बेसिकली हमें सिल्वर से लिखनी है। ये PCl3 क्या बच जाएगा, सेफ बच जाएगा, और जो क्लोरीन यहाँ से निकलेगी वही धातुओं से क्रिया करेगी। ये वाला Cl और ये वाला Cl मिलके क्या बना देंगे, Cl2। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो PCl5 है, इसमें दोनों में से PCl3 तो क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। दोनों में क्या अलग हो जाएगा, PCl3 तो अलग हो जाएगा। बच गया अब अपना Ag के साथ और एसन के साथ, मतलब ये Cl2 अगर Ag के साथ क्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, AgCl, और इसी तरह Cl2 एसन से क्रिया करेगा तो बच्चों यहाँ से बनता है SnCl4। इसको याद रखना होगा, SnCl2 नहीं बनेगा, SnCl4 बनता है। जबकि एसन दोनों दिखाता है, +2 भी है +4 भी, लेकिन यहाँ कितना बनेगा, अपना +4 वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली सिल्वर की रिएक्शन क्लोरीन से थी और एसन की रिएक्शन किससे थी, क्लोरीन से थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCl5 ठोस अवस्था में किस रूप में विद्यमान रहता है। बच्चों PCl5 ठोस अवस्था में बनाता है अपना आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मतलब किस रूप में रहेगा, इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव, अर्थात इसमें एक धनायन होगा और एक क्या होगा, ऋणायन होगा। PCl5 जब धनायन के रूप में रहता है, तो जब धनायन आप जानते हो धनायन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसीलिए जब PCl5 में से एक क्लोरीन निकल जाता है Cl- के रूप में, जैसे हमने कहा कि एक Cl तो निकल गया इसमें से, तो क्या बच गया PCl4, और इसमें क्या आ गया बच्चों, प्लस आ गया। जबकि इसका एक निकला हुआ Cl PCl5 अगर ग्रहण कर ले तो 5 की जगह कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अर्थात एक निकला हुआ Cl जो होता है वो इसको ग्रहण कर लेता है और इस रूप में पाया जाता है, जिसमें PCl4 प्लस जो होता है यह, इसकी अवस्था कैसी होती है, ये चतुष्फलक की अवस्था में रहता है। आप ध्यान दीजिए PH4 जैसा ही है, ये भी मैथेन जैसा ही है ये, इसलिए अवस्था कैसी होती है, चतुष्फलक है। जबकि यह किसमें होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसकी अष्टफलक ही है।
आप संकरण सीख चुके हैं तो आसानी से ये निकाल पाएंगे। इस प्रकार से ये थायनिक ठोस के रूप में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न अपना है ऑक्सो अम्ल। ऑक्सो अम्ल बताने से पहले मैं ऑक्सो अम्ल यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ बच्चों। ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं? क्वेश्चन आता है पेपर में सीधे कि फास्फोरस के किन्हीं 2 ऑक्सो अम्लों के नाम लिखिए, या 4 ऑक्सो अम्ल बताइए, या ऐसे आ जाता है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल बताइए। फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, अगर ये ऑक्सो अम्ल फास्फोरस के हैं तो बच्चों यहाँ से मैं आपको बता दूं ऑक्सो अम्ल का मतलब होता है, मान लीजिए फास्फोरस है तो एक बंध तो क्या होगा, डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, तथा वही जो है अपने पास वही केंद्रीय परमाणु क्या लगाएगा, OH आएगा। अगर एक तत्व से डबल बॉन्ड O भी मतलब ऑक्सीजन भी जुड़ा हो और OH भी जुड़ा हो तो वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। इसकी बाकी संयोजकताएं मैंने पूरी भी नहीं की है, 1 2 3 4 और ये 5 संयोजकता बनाएगा। अगर मान लीजिए यही चीज मान लीजिए मैं ऐसा कहूँ कि ये इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो है H2CO3 की। किसकी है ये, H2CO3 की। तो क्या इसमें भी वही स्थिति हो रही है? अगर ये वाली स्थिति किसी में बनती है कि डबल बॉन्ड O और OH एक ही उससे जुड़े हुए आ जाते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सो अम्ल कहेंगे। जैसे और स्थिति अगर मैं बता दूं, अगर H2SO4 में होता है तो H2SO4 में भी यही स्थिति होती है बच्चों, तो यहाँ से भी यही चीज होती है, ये H2 और ये हो गया SO4, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये देखिए ये स्थिति आ रही है। इसका मतलब अगर ऐसी वाली स्थिति आती है कि ऑक्सीजन और OH एक ही उससे जुड़े हुए हों तो वो सभी क्या कहलाते हैं, ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात, अम्लता में कौन से H निकलते हैं, मान लीजिए इस तरह से कोई हो हमारे पास, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया आपके सामने, तो H कौन सा निकलेगा ये मैं इसी में क्लियर कर देती हूँ कि H ये वाले निकलेंगे या फिर OH वाले निकलेंगे। तो याद रखिएगा H कौन से निकलेंगे, जो OH के साथ जुड़े हुए होंगे, जो OH के साथ जुड़े होंगे वही H क्या निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अर्थात इसके अंदर कितने H हैं, 1 2 3, अर्थात यहाँ से ये एक क्षारकीय अम्ल होगा क्योंकि यह एक H प्लस आयन को त्याग सकता है। तो यहाँ से ये एक क्षारकीय अम्ल होगा जिसमें जितने ज्यादा OH होंगे वह उतना ही क्षारकीय अम्ल कहलाएगा। जो अपना हेडिंग है फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, कोई इसके अंदर अपने को केयरलेसनेस नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट मान के याद करना है। मानना क्या है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, फिर मत कहना नहीं बताया था मैडम ने कि फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा, कोशिश प्रयास करूंगी आपको याद करवाने का। स्ट्रक्चर नाम आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। चलिए देखिए बच्चे कौन कौन से हैं आपके, एक है आपका H3PO2, ठीक है, इसी के संदर्भ में दूसरा क्या हो गया H3PO3, इसी के संदर्भ में तीसरा क्या हो गया H3PO4। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, H3PO2 2 फिर 3 है 4, H3PO3 तो हम बनाते भी आ रहे हैं, तो ये हो गया। अब अपने पास H की संख्या क्या कर देनी है, 1 बढ़ा देनी है, बढ़ा दी, 3 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। P कितने हैं, 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए आपको कितने ऑक्सीजन तक हो गए थे, 4 तक हो गए थे। अब ऑक्सीजन कितने ले लेने हैं बच्चों, 5 लेने हैं। कितने लेने हैं, 5। देखिए ऑक्सीजन तो लगातार बढ़ रहे हैं, 2 3 4, अब कितने लेने हैं, 5, फिर कितने लेने हैं बच्चों, 6, और फिर कितने लेने हैं बच्चों, 7 लेने हैं। सूत्र याद हो गया होगा, जहाँ तक सूत्र याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक याद करना है बस, H3PO2, 2 से फिर 3 का 4 ऑक्सीजन, फिर 5 फिर 6 फिर 7, 3 थे तो 4 हो गए, 1 था तो क्या हो गए, 2 हो गए। अब आते हैं इनके ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले निकालते आए थे। देखिए ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालना है आपको, H3PO2, H का क्या है यहाँ से +1, तो यहाँ से कितने ले लिए, H कितने हैं, 3, एक H का कितना होता है +1, प्लस फास्फोरस का सब में अलग निकलेगा तो फास्फोरस का क्या मान लेना है, X, प्लस ऑक्सीजन का कितने हैं यहाँ से 2, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और संपूर्ण पे कितना है, 0 है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए बच्चों आगे क्या होगा, 3 + x ही आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 में से 1 गया, x - 1 = 0, इट मीन्स x बराबर क्या आ गया +1, इसका मतलब फास्फोरस का कितना आ गया +1। तो आपका होमवर्क क्या है, मैंने ये बता दिया आपको। बाकी 1 2 3 4 5 इन पांचों का ऑक्सीकरण अंक आप निकालेंगे। याद रखिएगा फास्फोरस 15वें वर्ग का है, अर्थात फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक +5 से अधिक नहीं होगा। अगर +5 से किसी का ज्यादा है तो समझ लेना वहां आपने गड़बड़ करी है। बच्चों आप देखिए आगे स्ट्रक्चर कैसे हम करेंगे। यहाँ से
तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से पी तो हो गया केंद्रीय परमाणु। मैंने आपसे कहा था ऑक्सो अम्ल वो होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड O भी हो और OH भी हो, लगा दिया हमने। अब देखिए बच क्या गया हमारे पास एक ऑक्सीजन पूरे हो चुके हैं दोनों। अब क्या बचे हुए हैं, H बचे हुए हैं। H कितना लगा है, 1, और बच कितने हैं, 2H, तो बाकी 2H भी सीधे सीधे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो गया कंप्लीट। अब आगे आइए, अगला देखिए, फास्फोरस डबल बॉन्ड O और OH तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी हमारे पास H कितने बचे हुए हैं, अभी भी 2 बचे हुए हैं, तो ये H लगा दिया। अब दूसरा जो H लगा हुआ, एक ऑक्सीजन भी बचा हुआ है और एक H भी बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन और H दोनों ही बचे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या बन गया, वो OH बन गया। फास्फोरस 5 बंद ही बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। ये देखिए फास्फोरस, फिर वही डबल बॉन्ड O और OH तो आप बिना हिचके लगा दीजिए, 3 बंद हो चुके हैं, 4 और ये 5। H कितने हैं, 3, वही कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, कितने आ चुके हैं 2, तो जितने OH पॉसिबल हो जाए उतने तो OH रख दो, और नहीं हो तो उसके बाद H रख दो, अगर H था तो H, नहीं तो OH। अब देखिए यहाँ से आगे, यहाँ पर OH कितना है 1, यहाँ पे OH कितने हैं 2, और यहाँ OH कितने हैं 3। तो यहाँ से अगर आपसे अम्ल पूछे जाए तो बच्चों जितने OH की संख्या है उतना इसको अम्ल कहेंगे आप। इसे क्या कहेंगे हम, एक क्षारकीय अम्ल, इसे क्या कहेंगे द्विक्षारकीय अम्ल, इसे क्या कहेंगे त्रिक्षारकीय अम्ल। अब आप लिख लीजिएगा इसे। फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना कितना निकलेगा, इसका मैं बता चुकी हूँ, कितना निकला था अभी +1, बाकी सबके आप स्वयं निकालेंगे, मैं इसे निकाल कर नहीं बताऊंगी आगे, और आप इनके ऑक्सीकरण निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके आंसर क्या क्या निकले हैं। इंपॉर्टेंट बात, अब इनके नाम क्या क्या है बच्चों, इसका नाम है अपना हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, लिख लीजिएगा साथ साथ। हाँ, ये जो नाम है इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, इसमें नाम आपको याद रखना होगा। इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। एक नाम और है फास्फीनिक। इसी तरह से इसका नाम है यहाँ से ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें बहुत अच्छा नाम है, जैसे H2SO3 होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, और H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। इसी प्रकार से ये दोनों भी बच्चों, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो इक लगता है, ऑक्सीजन कम होती है तो अस लगता है। दूसरे नाम भी इनके हैं फॉस्फीनिक और फॉस्फोनिक। देखिए बच्चों, फॉस्फीनिक भी है और फॉस्फोनिक भी है। अब आगे चलते हैं, आगे जो हमारे बाकी 3 छूटे हुए हैं। देखिए बच्चों, H4P2O5 कितने बनेंगे, P कितने हैं बच्चों इसके अंदर 2, तो दोनों P क्या लिख दिया आपने, सेपरेट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे हम, डबल बॉन्ड O। जो अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो कंडीशन को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो होना ही चाहिए, शुरू में बता दिया आपको। अब ऑक्सीजन देखिए कितने हैं इसके पास, 5 है, तो बिल्कुल बराबर से देंगे। देखो 2 ऑक्सीजन इसके पास, 2 ऑक्सीजन, 5वां ऑक्सीजन अब किसके पास थे, किसी के पास नहीं देंगे, दोनों के कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। भाई आधा इसका हो गया, आधा इसका हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब देखिए फास्फोरस कितने बंद बनाता है, 5, 1 2 3 4, इसका मतलब एक एक बंद अभी भी रह रहा है। अब आप खुद सोच के बताइए वो बंद कौन सा है। हाइड्रोजन देखिए कितने 4 है, तो 2 इसको मिलेंगे और 2 इसको मिलेंगे, एक एक तो मिल चुका है। और ऑक्सीजन कितने, 5, 5 ऑक्सीजन पूरी हो चुकी है, इसका मतलब HH भी यहाँ पर लग जाएंगे। इस तरह से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। बात आती है इसके नाम की, तो बच्चों इसका नाम है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। बच्चों आगे देखिएगा, H4P2O6 की कैसे बनेगी, वही P को दोनों को सेपरेट करिए, दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। अब यहाँ से इसको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। ये तो कंडीशन होती ही होती है जो अब तक हम करते आए हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, 2 2 तो मिल चुके हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। बच्चों ऑक्सीजन आपको OH के रूप में ही लिखना है, ये वाली कंडीशन पूरी होने के बाद जो भी ऑक्सीजन बच्चा है वो OH के रूप में ही आएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, इसका 2 तो 4 तो हो गए, 3 इसको मिलेंगे, 3 इसको, तो एक और OH हमने यहाँ पर लगा दिया। अब आप हाइड्रोजन देखिए पूरी हो गई क्या, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल पूरी हो गए। अब इन दोनों का सब बिल्कुल बराबर बंटवारे पर हो गया, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये P2O7 की बात करें तो बच्चों ये दोनों P लिख दिए, हमें बंटवारा दिख रहा है, डबल बॉन्ड O तो हमने लिख दिया, बाकी जो बचेगा वो OH के रूप में लिखा जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो 3 इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, 3 और 3 6 हो जाएंगे, OH के रूप में लिख दीजिए। बाकी ये लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने, 3 और 3 6,
तीन इसको मिल गए, तीन इसको मिल गए। अब एक बच गया सातवां ऑक्सीजन, वो कहाँ आएगा? जब सातवां आ जाए तो दोनों को बराबरी से मिलेगा, दोनों के कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? P2O7 की कंप्लीट हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, फास्फोरस के बंध 5 से ज्यादा मत बना दीजिएगा। 1 2 3 4 5 ही बनेगी, 15वें वर्ग का है, 5 से ज्यादा नहीं बनाएगा। अब रही इनके नाम की बात, नाम क्या क्या है इनके? बच्चों देख लीजिए, नाम इनके हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसको मैं आपको बता दूं, नाम के लिए सारे एक बार देख लीजिए बच्चों। यहाँ से हमने इसको क्या कहा था? हाइपोफास्फोरस। हाइपोफास्फोरस का जोड़ा किससे मिल गया? हाइपोफास्फोरिक से मिल गया। ऑर्थोफास्फोरस ऑर्थोफास्फोरिक, हाइपोफास्फोरस हाइपोफास्फोरिक, पायरोफास्फोरस और ये पायरोफॉस्फोरिक। पायरो वाला ध्यान रखिएगा, पायरो वाले दोनों पी वाले हैं, एक में ऑक्सीजन 5 है और दूसरे में ऑक्सीजन कितनी है? 7 है। जबकि हाइपो वाले में H4P2O6 है और वो H3PO2 है। और ऑर्थोफास्फोरस ऑर्थोफास्फोरिक बिल्कुल पास पास है, H3PO3 और H3PO4 है। तो ये अपनी हुई 6 स्ट्रक्चर। बच्चों 2 स्ट्रक्चर और हैं जो बहुलकीकृत होकर बनती हैं, वो और देख लीजिएगा आप 2 स्ट्रक्चर। बच्चों एक स्ट्रक्चर है HPO3 का होल थ्राइस। देखो इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं हम एक बार, है ना। ये स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बेंजीन वाले के जैसी बनेगी। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीजन को रखना बीच में, ठीक है, पी को भी रख सकते हो। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना देना, एक O एक P एक O, इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब आपको प्रत्येक फास्फोरस पे एक तो डबल बॉन्ड O और दूसरा OH, क्योंकि हमने बता रखा है कि जब ऑक्सो अम्ल बनते हैं तो एक डबल बॉन्ड O और एक OH आता है। अब इस फास्फोरस को देखिए, 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से भी इस तरह से रख दीजिए और यहाँ से भी क्या रख दीजिए? डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड OH। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो OH यहाँ पे होते हैं ये आपस में मिलके H2O का अणु निकाल देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर केवल O रह जाता है। अब स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों? साइक्लिक है, तो नाम में क्या आएगा बच्चों? साइक्लो। कितने जुड़े हैं? 3 जुड़े हैं, तो ट्राई लिख दिया हमने। तो यहाँ से और जो बाकी बना हुआ स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको बोलते हैं मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल याद रखना है आपको, ठीक है, साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक अम्ल। अब अगला जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो HPO3 का होल N है। N का मतलब आप समझ गए होंगे, N मतलब कितने भी हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगा। किस तरह से होगा? ये खुला हुआ मतलब सामान्य श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर होगा, सीधी श्रृंखला का। देखिए एक चीज तो हमें याद रखनी है, P के ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा और क्या आएगा? OH आएगा, ठीक है। देखो ऐसे लिख दिया हमने, P को क्या लिख दिया? डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड OH। ध्यान रखना त्रिविम में थोड़ा अच्छे से रहे। त्रिविम मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण कम हो, इसीलिए हमने OH को एक बार नीचे लिखा है और एक बार OH को ऊपर लिखा है। ये लिख दिया हमने, ये इस तरह से लिख दिया। अब अगर डबल बॉन्ड O को भी ऊपर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैंने OH डबल बॉन्ड O लगाए हैं। अब इसके बंध कितने होने चाहिए बच्चों? 5। 3 तो हो गए, ये चौथा और ये पांचवा। इसी तरह ये चौथा, ये पांचवा, ये चौथा और ये पांचवा। अब आप समझ गए होंगे कि बीच की जो जगह खाली छोड़ी गई है उसमें क्या आएगा। ऊपर क्या आ रहा था बीच की खाली छोड़ी जगह में? ऑक्सीजन आ रहा था, तो इसका मतलब भी यहाँ क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर हुआ वो किसका हुआ? HPO3 का होल N का हुआ। और इसको हम कहें, N का मतलब क्या होता है? पॉलीमर में हम पढ़ चुके हैं, पॉली मेटा फास्फोरिक अम्ल। तो ये स्ट्रक्चर हुई आपकी फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की। बच्चों एक चीज मैं आपको याद रखा दूं, इनकी जो नाम है, जो लगातार नाम है, उनको याद करने में परेशानी आपको नहीं आएगी। 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7। ऑक्सीजन तो लगातार है 2 से लेकर 7 तक। H 3 है तो H कितने हो जाएंगे? 4। P है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रही ठीक है इनके बाद। स्ट्रक्चर बनाते समय P पर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O लगा देंगे और OH लगा देंगे। जितने भी ऑक्सीजन बचेंगे वो OH के रूप में लिख देना, बाकी H बचेगा जो सिंगल रह जाएगा, ठीक है। रही इनके नामों की बात, तो नाम थोड़ा सा एक बार याद रखना पड़ेगा। नाम 3 तरह के ही हैं बच्चों। एक तो है आपका सिंपल फास्फोरस अम्ल, ये देखिए। एक तो होता है केवल फास्फोरस, ऑर्थोफास्फोरस ऑर्थोफास्फोरिक, हाइपोफास्फोरस हाइपोफास्फोरिक और पायरोफास्फोरस और पायरोफास्फोरिक। ये 3 जोड़े हैं, हाइपो ऑर्थो और पायरो के। ऑर्थो हाइपो और पायरो के सब में अस और इक लगाना है। बात रही इनके नामों की। O3 O4 तो किसका जोड़ा हो गया? O3 O4 तो हो गया ऑर्थो का, ठीक है। इसमें तो ध्यान आ ही जाएगा कि जो O3 वाला है वो किसका जोड़ा है? ऑर्थो का जोड़ा है। और अगर 2 वाला है तो 2 और 6 वाला किसका है? अपना हाइपो का है। जो बच गया वो किसका है? पायरो का। 5 और 7,
ठीक है, 5 और 7। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों कि देखो O3 से तो ऑर्थो हो गया, O3 ऑर्थो, O3 ऑर्थो, तो इससे तो पता चल गया इसके जस्ट बाद वाला कौन सा हो गया अपना, फास्फोरिक का हो गया। बच गए सम और विषम संख्या। देखिए और आसान करने की कोशिश एक बार मैं कर रही हूँ यहाँ से। जो O3 वाला जोड़ा है, मतलब O3 का जोड़े का मतलब हो गया O3 और O4 वाला जोड़ा। O3 से क्या ध्यान आ रहा है, ऑर्थो, तो कम ऑक्सीजन है तो फास्फोरस और अधिक है तो फास्फोरिक हो गया। अब बच गया आपके पास कौन सा, O2, O5, O6, O7। इसमें से सम का जोड़ा कितना है, सम संख्या कौन सी है, O2, O6, और विषम संख्या कौन सी है, O5 और O6। तो विषम संख्या वाला तो कौन सा जोड़ा होगा बच्चों, पायरो का होगा, और सम संख्या वाला किसका जोड़ा होगा, हाइपो का होगा। जो कम ऑक्सीजन वाला होगा वो क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, और अधिक ऑक्सीजन वाला क्या होगा, फॉस्फोरिक होगा, अर्थात हाइपोफॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरिक। और पायरोफॉस्फोरस और ये क्या हो गया, पायरोफॉस्फोरिक। तो मैंने आपके लिए और आसान करने की कोशिश करी है। O3 से आप फटाफट अंदाजा लगा लेंगे साउंड मैच करके कि O3 क्या है, ऑर्थो है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक। जो बच गया उसको देखिए आप अरेंज कर लीजिए, O2 और O6 क्या हो गए, सम संख्या में, O5 O6 किसके हो गए, विषम संख्या में। आशा करती हूँ आप याद करते समय इस चीज को नहीं भूलेंगे और अच्छे से ये नाम जो है वो याद रह जाएंगे आपको। और बाकी रही बात मेटाफॉस्फोरस की, उसकी तो अपने अलग है ही। मेटाफॉस्फोरिक वाला तो 3 नाम है, ऑर्थो, हाइपो और पायरो। इन सब के आगे अब आप H लगा ही सकते हैं, मैंने आपको H लगाने का तरीका भी बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO2 की संरचना के आधार पर अपचायक व्यवहार स्पष्ट कीजिए। तो अभी हम H3PO2 की संरचना बना के आ रहे हैं। ये H3PO2 की संरचना है। ध्यान रखिएगा अपचायक व्यवहार के लिए हमारे पास एक ये बंध होना चाहिए। जैसे यहाँ होगा आपको NH3 और BiH3 में से प्रबल अपचायक कौन है, हमने करा था वो प्रश्न। तो यहाँ भी BH3 में कौन सा बंध पाया जाता है, 2PH बंध पाए जाने के कारण यह एक प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि अपचायक वही करेगा जो आसानी से इस बंध को तोड़ देगा। तो यहाँ से ये PH3 में H3PO2 में 2 PH बंध पाए जाते हैं। जिसमें PH बंध होंगे वह अधिक अच्छा अपचायक काम करेगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है H3PO3 गर्म करने पर क्या होता है। तो आपको बता दूं H3PO3 को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से बनता है H3PO4 प्लस PH3। यहाँ से आपको अगर ऑक्सीकरण अंक फास्फोरस का, ये जो फास्फोरस है इसी का अगर मैं ऑक्सीकरण अंक आप स्वयं निकाल के देखिएगा। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि यहाँ पे +3 होता है, इसका +5 होता है और इसका होता है यहाँ से -3। PH3 में P का -3 क्यों है, क्योंकि P की विद्युत ऋणता अधिक है जबकि H की विद्युत ऋणता कम है। जिसकी कम होगी उसके प्लस का होगी, इसका +1 है अर्थात यहाँ पे +1 हाइड्रोजन का है तो फास्फोरस का कितना निकल के आएगा, -3 आएगा। अब आप यहाँ से देख रहे हैं +3 से जब +5 हो रहा है तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि, लेकिन +3 से किस में जा रहा है, -3 में। अर्थात जब एक ही तत्व की एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण अंक में कमी और वृद्धि दोनों होती है तो वह असमानुपातन की प्रक्रिया दिखाता है। तो आपसे प्रश्न आ जाए H3PO3 असमानुपातन प्रदर्शित करता है, समझाइए, तो आप इसको इस रिएक्शन से समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपके सामने कर दिया है। इस तरह से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है तो आप तब भी यही उत्तर बताएंगे, ऐसा बनता है तो भी यही उत्तर बताएंगे। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है आपका PH3 की प्रकृति क्षारीय होती है, आप कैसे बताएंगे। PH3 एक क्षार है, अगर मैं इसकी अम्ल से क्रिया कर दूं तो आप जानते हैं अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, एक लवण का निर्माण करते हैं तथा बनने वाला यह क्या कहलाता है, इसका एक लवण कहलाता है। इसका नाम है, जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है ऐसे है फास्फोनियम आयोडाइड। तो आप बता सकते हैं क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है, अतः PH3 क्या है, एक क्षार है। PCl3 नमी के धूम क्यों देता है, इसका मतलब PCl3 की रिएक्शन हमें किससे करनी होगी, H2O से। आराम से आप रिएक्शन कर सकते हैं, मैंने आपको पहले तरीका समझा दिया है बच्चों। इसमें आप बता दें सीधे, इसमें HCl गैस बनती है, HCl के कारण ही क्या प्रदर्शित होते हैं, इसके अंदर धूम दिखाई देते हैं अर्थात धुआं दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है वर्ग 15 के संगत वर्ग 16 के तत्वों की आनन एंथैल्पी का मान कम होता है।
और 15 से 16वें पे जाए तो वर्ग 15 की आनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए जबकि 16 का मान अधिक होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं 16 की आनन एंथैल्पी कम होती है जबकि 15 की आनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। साफ दिख रहा है कि यहाँ से पी में कितना है 3, जबकि कैसा है ये अर्धपूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है बजाय किसी ऐसे विन्यास से। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे वर्ग 16 तो यह भी क्या बन जाएगा, अर्धपूरित बन जाएगा। तो सीधा सा आंसर है वर्ग 15 में अर्धपूरित विन्यास होता है, अतः आनन एंथैल्पी वर्ग 16 की तुलना में अधिक होती है। चाहे तो ये उत्तर यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों आप आशा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर के मेथड से पढ़ाई गई चीज़ों को पसंद करेंगे। ऑक्सीकरण अंक अगर किसी को निकालना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है, और जिसको निकालना आ गया है वो जितने भी मैंने ऑक्सीकरण अंक पूछे हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और लास्ट ये चीज़ है कि आप क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ना पसंद कर रहे हैं तो मुझे बताइए प्लीज़, आप कमेंट बॉक्स में लिख के कि हाँ क्वेश्चन आंसर पढ़ना पसंद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा। कोशिश है और स्टडी को अच्छा करने का प्रयास मैं अपनी ओर से करती रहूँगी। घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।